कोई एग्जांपल लेके बताऊं कि कुछ कोई एबी वाले क्वेश्चन ले लो। उससे एक क्वेश्चन और था ना वाला मोल वाला, मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना। हाँ ये वाला बुक खोलो, बुक खोलो। इक्वेशन था हमारा H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ 2 लगेगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन क्या था? ये वाला नहीं है, वो मैंने आपको लिखवाया था क्वेश्चन, है ना। हाँ हाँ सॉरी। हाँ, क्या था क्वेश्चन कि आपके पास, अच्छा इसका पूरा लिख रहे थे। क्या होता है ये 4 ग्राम, ये 32 ग्राम, तब जाके 36 ग्राम पानी आता है। ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब आपको मैंने क्या दिया था? आपको मैंने 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया था और 29 ग्राम मैंने आपको ऑक्सीजन दिया था पानी बनाने के लिए। तो इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? पहला क्वेश्चन ये था, है कि नहीं, और है तो कौन सा है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कितना पानी बनेगा, और तीसरा क्वेश्चन था कि जो रिएजेंट बच जाएगा वो कितना बचेगा। अगर एक लिमिटिंग है तो दूसरा एक्सेस होता है ना। तो अब देखो, हर 3 ग्राम या हर 4 ग्राम को 32 ग्राम लगता है। इसका मीनिंग क्या है कि हर 1 ग्राम को 8 ग्राम लगेगा। अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया हूं मैं, तो कम से कम 8 ग्राम ऑक्सीजन दूं, तभी जाके आप 9 ग्राम पानी बना पाओगे। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे आपको 3 ग्राम के हिसाब से मुझे कितना देना चाहिए था? 24 ग्राम, बट मैंने कितना दिया? 29। तो ये 3 ग्राम लिमिटिंग हुआ ना, मतलब मैंने आपको हाइड्रोजन कम दिया। तो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। समझे क्या? अब इसको लिखो है कैसे, हाउ यू विल राइट दिस। तो आप ऐसे लिखेंगे कि every या each gram of hydrogen requires 8 ग्राम of oxygen। समझ रहे हैं क्या? तो उसके हिसाब से आपके पास हाइड्रोजन क्या है? कम है, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसी के हिसाब से आप क्या निकालोगे? कितना पानी बनेगा। अब 4 ग्राम हाइड्रोजन 36 ग्राम पानी बनाता है। 4 ग्राम of hydrogen produces water is equals to 36 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना बनाएगा? 36 by 4 यानी कि 9 ग्राम। तो हमारे पास कितना ग्राम है? 3 ग्राम है। तो 3 ग्राम कितना बनाएगा? 9 into 3 यानी कि 27 ग्राम वाटर बनेगा। क्लियर है? अब थर्ड बताओ, थर्ड क्या बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लेफ्ट। तो यहां क्या हुआ? 3 ने 24 ग्राम यूज किया, बाकी 5 ग्राम लेफ्ट। तो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? पहले ऐसा लिखेंगे, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 into 8 यानी कि 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। Therefore O2 left is equals to 29 minus 24, that will be 5 ग्राम। समझिए क्या? तो ये हमारे 3 आंसर हो गए। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर 27 ग्राम पानी, और तीसरा आंसर 5 ग्राम हाइड्रोजन बच गया। डन, समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो एक और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं आज, नहीं डालना। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों में से कोई एक वर्ड आपने सुना है ना? कौन सा? एम्पेरिकल सुने हो? क्या होता है बता दो मीनिंग। नहीं नहीं नहीं, ना 9th में एम्पेरिकल कही है ना 10th में एम्पेरिकल कही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने सुना है। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? वो भी बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सिंपल क्वेश्चन। इफ टू मोर देन वन, और कुछ थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफ करो। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो उस फॉर्मूले से आपको क्या पता चलता है?
अरे वाटर का फॉर्मूला H2O है, उससे आपको क्या पता चला वाटर के बारे में कि वो किन किन एलिमेंट्स को मिला करके बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इतना ही नहीं, वो फॉर्मूले को देख के आप ये भी बता पाते हो कि हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स जुड़े हैं, है ना? सिर्फ वाटर लिख दूंगा WATER तो इससे पता चलेगा क्या कि ये किससे बना है? नहीं पता चलेगा ना। पर जैसे ही मैं इसका फॉर्मूला लिख दिया तो आप बता दोगे सर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ऊपर से आप ये भी बता दोगे सर 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स अस द क्या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपाउंड, कि what all elements are involved in that compound and how many atoms of each element are combined to form that compound. Am I clear? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसको देख के समझ में आ रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। उसमें कितने कितने एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। ये हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? उसका थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। व्हेन आई से सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना? C6H12O6। ये है ग्लूकोज का क्या क्या फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आपको बता रहा है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, राइट? एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका सिंपलेस्ट टाइप होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 6, 12 और 6 का जब आप HCF निकालोगे तो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6, 12 और 6 का HCF 6 भैया 6। तो उस 6 से आप तीनों को डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा? CH2O। दिस इज द empirical formula of glucose and this is the molecular formula of glucose। समझ में आ रहा है क्या? आपने उसके जितने भी नंबर्स है 6, 12, 6, उसका क्या निकाल लिया? एक HCF निकाल लिया जो कि 6 आएगा। अरे कैसे निकालते? 6 को आप ऐसे डिवाइड करोगे ना 2 से, और फिर 3 को, तो ये 2, 3, 1 आ गया। 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं ना 6 को। दूसरा भी 6 है। और 12 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 3। तो कॉमन क्या है इनमें? 2 इंटू 3 यानी कि 6। 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसी 6 से हम तीनों को डिवाइड कर दिए तो क्या आया? CH2O। ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर ऐसा हर बार नहीं होता ना। जैसे अब अगर मैं बोलूं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, करेक्ट? व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? सेम होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर मतलब 1 ही है ना। 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो आप दोनों को 1 से डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा आपको, है ना? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। एम आई क्लियर? ठीक है। बट देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता ना कि ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ऐसा नहीं आता क्वेश्चन। क्वेश्चन अलग टाइप का आता है, उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं दोनों की। लिखेगा दोनों का डेफिनेशन। लिखिएगा द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, जो अपन को पता है क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड is the chemical formula the molecular formula of a compound is the chemical formula which represents
true formula of its molecule. Presents true formula of its molecules. True formula of its molecule. True formula of its molecule. Full stop. It expresses the actual number of atoms. It expresses the actual number of atoms of various elements. समझ के लिखना क्या लिख रहे हो. एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमको पता चलता है ना कि उस कंपाउंड में उसमें क्या क्या एलिमेंट है और उसके एटम्स है. एक्चुअल नंबर ऑफ atoms of various elements present in one molecule of the compound. Present in one molecule of the compound. ठीक है. एग्जाम्पल लिखते हैं इसके. चलो लिखो नीचे एग्जाम्पल. एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF शॉर्ट फॉर्म. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. सुना था आपने बेंजीन 10th में? क्या था बेंजीन? C6H6. ऐसा होता था. देखो बेंजीन ऐसा हेक्सागन बनाते थे और अल्टरनेट जगह पर सिंगल एंड डबल बॉन्ड. तो आपको जितने भी यहां पर एडजेस दिख रहे हैं, कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये सब एक एक कार्बन है. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6. और हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. तो ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड यहां बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ. तो एक H यहां, एक H यहां, H यहां, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां. कितने हो गए? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन. होगा C6H6. ठीक है. एक और लिखना. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड ये एक और कंपाउंड है जो H और O मिलके बनाते हैं. H2O2. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. C6H12O6. C6H12O6. ठीक है. चलिए नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखते हैं अगले पैराग्राफ में. एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखेगा. बोलो. एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला. यहां तक तो लिख लो जैसे वहां लिखे थे. एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला which expresses the simplest whole number ratio, which expresses the simplest whole number ratio of the atoms of various elements, of the atoms of various elements present in one molecule of compound. Present in one molecule of a compound. Simplest whole number ratio of atoms. Simplest whole number ratio of atoms of various elements in one molecule of the compound. देखो आप जब किसी दो चीज का रेशियो निकालते हो तो आप उसको पूरा कट करते हो, फाइनली वो सिंपलेस्ट रेशियो बन जाता है. मतलब किसी का रेशियो अगर आप 2 और 4 है तो आप उसको 2:4 नहीं बोलते हो. क्या बोलते हो? 1:2. कट करते हो ना उसको. ये कहलाता है सिंपलेस्ट रेशियो. देखो अभी ये सारे होल नंबर्स हैं. 6 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर, 12 इज आल्सो अ होल नंबर, बट दीज होल नंबर्स आर नॉट सिंपलेस्ट. आप इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. उसको CH लिख सकते हो
दोनों को 6 से डिवाइड कर दिया, इसको HO लिख सकते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, और इसको CH2O, तीनों को 6 से डिवाइड कर दिए। अब जो इनके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है ना, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ गया। पहले क्या रेशियो था इसका? 6:6। इसका क्या था? 2:2। और इसका क्या था? 6:12:6। पर ये तीनों रेशियो सिंपल नहीं है, होल नंबर जरूर है बट सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है। अब ये हुए सिंपलेस्ट होल नंबर्स, समझ गए क्या? तो इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल रहे हैं उनका। तो एग्जांपल इसके लिए भी लिख लेते हैं, लिखना एग्जांपल में एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब CH को, अब ये लिख लो तीनों, बस ये वाला। अभी आपने ये लिखा था तीनों को, अब ये तीनों आ जाएंगे। तीनों लिख लिए ना? ठीक है, एक नीचे लिखना रिलेशनशिप बिटवीन MF एंड EF, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन MF एंड EF। molecular formula is equals to n into empirical formula। n into empirical formula, जहां पे n क्या लिखना नीचे, where n is equals to molecular formula mass upon empirical formula mass। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। करेक्ट, एग्जांपल से। चलो यहां देखना, पहले समझना, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ये दोनों रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो ग्लूकोज को ही लेते हैं एग्जांपल के लिए, C6H12O6, ठीक है? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O। कैसा किया आपने? 6 से डिवाइड करके, राइट? अब अगर इसमें मैं 6 को वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा ना, पर ये 6 कहां से आया? वही तो n है हमारा, पर ये 6 आया कहां से? ऐसे डिवाइड करके। देखो इसका मोलर, इसका मास कितना हो जाएगा? देखो 12 into 6, करेक्ट, प्लस 12 into 1, करेक्ट, प्लस 6 into 16, सही है? सबके एटॉमिक मास ऐड करें ना अपन, तो कितना हो जाएगा ये? 72 प्लस 12 प्लस 96, ये हो जाएगा आपका 84 प्लस 96, 180 ग्राम पर मोल, मोलर मास है इसका, ठीक है? इसका निकालते हैं मास, 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना आएगा? 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 30। तो n कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना आया? 180। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना आया? वैल्यू कितना आया? 6। 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट बैक दिस। समझे क्या? वो n कहां से आया? क्लियर है? तो आप लिखोगे एग्जांपल, इसको लिख लो, याद रहेगा, एग्जांपल करके लिख लो। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O होता है, दोनों के अलग अलग मासेस निकाल लो और n का वैल्यू 6 निकाल लो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 into CH2O विल गेट C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको वापस मिल गया।
n into empirical formula is equals to molecular formula. अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। ऐसा तो नहीं बोलेगा कि H2O2 है, बताओ इसका मोलर वो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, कोई भी निकाल देगा ना, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन है, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट gave the following percentage composition. An inorganic salt gave the following percentage composition. Gave the following percentage composition. का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब कार्बन होता है ना, कार्बन एंड कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो कार्बन के अलावा और कितने एलिमेंट हैं? बहुत सारे ना, 117 के आसपास है। उनकी केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक बोलते हैं। समझ गए क्या? तो ऑर्गेनिक एक तरफ कार्बन का अक्खा राज और बचे हुए 117 का जो केमिस्ट्री कहलाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। सोडियम है उसमें, Na इज इक्वल्स टू 29.11%, सल्फर इज इक्वल्स टू 40.51% and oxygen is equals to 30.38%. आपको कंपाउंड का नाम तक नहीं दिया इसने, है ना? क्या किए, एक व्हाइट कलर का सॉल्ट था, पाउडर था, वो मैंने आपको दे दिया। आपने उसकी स्टडी की तो आपको समझ में आया सर, सोडियम इसमें 29.11% है, सल्फर इसमें 40.51% है और ओ इसमें 30.38% है। उसके दाने में तो ना उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। नमक खाते हैं ना अपन, उसमें लिखा रहता है कि NaCl, तो लिखा रहता, तो अपन लोग कैसे समझ आएगा फॉर्मूला क्या है? तो हाँ, नहीं Na2SO4 नहीं है ये, हो सकता है पर वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमको तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो नीचे लिख लो, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो उसके स्टेप्स कैसे, अपन कैसे करेंगे। हमको क्वेश्चन इस टाइप का ही दिया रहेगा, या तो परसेंटेज में दिया रहेगा या तो मासेस दिए रहेंगे, तीनों के। अब अगर परसेंटेज में दिया है तो पहले ही एज्यूम कर लो कि मेरे पास इस सॉल्ट का 100 ग्राम है, इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। लेकिन किसी भी 100 को आप अगर ले दो ना, परसेंटेज बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं। 100 का 1% 1 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 29.11% 29.11 ग्राम होगा। तो इससे अपन ने सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास सोडियम कितना है? 29.11 ग्राम। आपके पास सल्फर कितना है? 40.51 ग्राम। और आपके पास ऑक्सीजन कितना है? 30.38 ग्राम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते समय ना अपन टेबल बनाते हैं। वो टेबल में सबसे पहला कॉलम होता है एलिमेंट का, जो कि कौन कौन से हमारे पास? सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट है। सेकेंड कॉलम बनाते हैं हम इसका मास का, जो अपन ने उसको कन्वर्ट कर दिया मास में। कितना हो जाएगा? 29.11, 40.51, 30.38। ये 2 कॉलम समझ में आ गया। तीसरा कॉलम होता है इनका मोलर मास, मोलर
मास, जो कि फिक्स होता है। कितना होता है सोडियम का? 23 ग्राम। ओके, सल्फर का याद करना पड़ेगा पहले 20 का 32, एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल्स। आप इन गिवन मासेस को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? इन दोनों को डिवाइड करके। एक एग्जांपल आपको समझ, देखो, 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम मोलर मास। तो अगर आपके पास 46 ग्राम सोडियम है, यानी कि आपके पास कितना मोल है? तो कैसे निकाले? गिवन मास को 23 से डिवाइड करके, तब तो आया ना 2। तो कभी भी अपन को अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है ना, तो जो मैंने मास आपको दिया है उसको डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से। तो इन दोनों कॉलम को आप डिवाइड करते चलो, आपको सबके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो एक्चुअली हम इस तरह कर क्या रहे हैं? वी आर कन्वर्टिंग मास इनटू मोल। इसको समझ में नहीं आया? हम क्या करना चाह रहे हैं? गिवन जो हमें है वो क्या है? मास है। उसको हम मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइडिंग इट बाय देयर मोलर मासेस। एम आई क्लियर? कितना जगह डिवाइड करो उसको? 29.11 डिवाइडेड बाय 23 करो। तो उसको डिवाइड कैसे करोगे? उसको डिवाइड 29.11 डिवाइडेड बाय 23। तो एक बार में जाएगा 23, रिमाइंडर 6, 1 नीचे ले आते हैं, फिर कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा 46, 3 टाइम्स में तो पार हो जाएगा, 69 होता है ना, 23 इंटू 3। रिमाइंडर 15, एक और 1 ले आओ नीचे, 151, कितने बार में जाएगा ये? 7 टाइम्स में जाएगा, फिर 6 टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, है ना? 6 टाइम्स। तो कितना का वैल्यू? 6 3 18 का 8 कैरी 1, 138। ठीक है, ये 3 और ये 1, बराबर। एक और ले लेते हैं 0 लेकर के, ये भी 6 बार में जाएगा, नहीं 5 बार में, राइट? कितना आ रहा है? 1.265, 1.265। एक्चुअली देखो, जब भी आप राउंडिंग ऑफ करते हो ना, तो आपको अगर 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो चौथी डिजिट निकालनी पड़ती है। उसको देख के ही तो राउंड ऑफ करते हैं ना, हाँ है ना? मैंने उस दिन आपको बताया था ना, अगर मुझे इसको, हाँ देखो, अगर इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है तो हम 5 को देख करके इसको 7 कर लेंगे। बट आप 5 को 5 ही रखना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? अगला डिजिट देख करके। एक और डिजिट निकालते हैं, कितना आएगा? 5 टाइम्स है, 5 से 15 का 5 कैरी 1, 115 बचा 15, राइट? फिर एक और 0 आएगा नीचे तो 6, तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? 1.266। समझे क्या एवरीवन? अगर आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है डेसिमल के बाद, तो थर्ड डिजिट देख के सेकंड डिजिट डिसाइड करेंगे। अगर आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही रखना है आंसर को, तो फोर्थ डिजिट देख के थर्ड डिजिट डिसाइड करते हैं। इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। एम आई क्लियर? चलो, ये आ गया 1.266। चलो इस 40.51 डिवाइड बाय 32 करो। तो इसको भी 40.51 डिवाइडेड बाय 32, एक बार में जाएगा 32, 85.2 टाइम्स में जाएगा 64, 21, 211, कितने बार में जाएगा ये? 6 टाइम्स में, 7 टाइम में तो पार हो जाएगा। सी का टेबल चला रहा हूं मैं। 6 टाइम में जाएगा, 6 टू 12 का 2 कैरी 1, 18 प्लस 1 19, कितना बचा ये? 8 और 11 19। लास्ट एक और ले लेते हैं, 190, 5 बार में, 5 टू 10 का 0 कैरी 160 ना, बचा 30। एक और ले लेते हैं, चलो 300, 9 टाइम्स में, ये भी इतना ही आएगा, आया ना? राउंड ऑफ उतना ही आया। लास्ट 30.38 डिवाइडेड बाय 16। कर रहे हो क्या?
30.68 सॉरी 38 डिवाइडेड बाय 16, वन टाइम में 16, 14 रिमाइंडर 143, 144 होता तो चले जाता ना 9 टाइम्स में, बट 143 है तो 8 टाइम में जाएगा, 8 6 48 का 8 कैरी 4 128, रिमाइंडर यहां से 5 1 15 158 9 टाइम्स में है ना, 9 टाइम्स में 144, रिमाइंडर 14 140 128 बार में जाएगा नहीं, रिमाइंडर 12 लास्ट 120 128 से और कम कर दो 7 टाइम्स में तो 1.899 आएगा। ठीक है चेक करो गड़बड़ तो नहीं है जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं आ गया इतना। ये हो गया, हमने तीनों को मोल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज अवर फोर्थ कॉलम। ये चारों कॉलम क्लियर है सबको? पहला कॉलम में तो नाम लिख दिए, दूसरे कॉलम में जो परसेंटेज दिया था उसी को मास में कन्वर्ट करके तीनों का मास लिख दिए। थर्ड कॉलम में उनके मोलर मास लिखे हुए हैं, ये भी इजी है। फोर्थ कॉलम में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, सबको मोल में कन्वर्ट करना पड़ा। यहां तक ठीक है? अब क्योंकि हमको क्या चाहिए, वी नीड अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ना ये होल नंबर है ना ये सिंपलेस्ट है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर को सबसे डिवाइड करेंगे। जैसे अपन ने ग्लूकोज के लिए क्या किया था आपको पता है ना, 6 से C6H12O6 C6H12O6 था। आपने 6 12 और 6 में छोटा नंबर क्या है 6, उससे सबको डिवाइड किया ना, यहां भी वही करेंगे। इन तीनों में छोटा नंबर कौन सा है 1.26, उससे तीनों को डिवाइड करो तो ये क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो तो 1.899 डिवाइड बाय 1.266, 1899 डिवाइडेड बाय 1266। एक बार में जाएगा 1266, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, पॉइंट हटा दे रहा हूं। 336 12 5 60 होता है, 5 टाइम्स में जाएगा। देखो 5 से 30 का 0 बचा, यहाँ पे 3, 33 का 3 बचा 3 एंड 63, पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या आया 1.5। इसके यहां पे क्या लिखोगे, अभी क्या निकाला हमने, ये होल नंबर है क्या तीनों, 1.5 इज नॉट अ होल नंबर, तो अभी इसमें क्या लिखोगे, इसको सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। एंड लास्ट कॉलम, अगर देखो एक चीज और, ये दोनों तो होल नंबर है, ये नहीं आया ना, अगर इसी स्टेप में ये भी होल नंबर आया था ना, हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, बट क्योंकि वो होल नंबर नहीं आया तो लास्ट स्टेप करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर। कैसे कन्वर्ट करोगे तीनों को होल नंबर में, ये दोनों तो होल नंबर है बट ये नहीं है ना, इसका नियरेस्ट होल नंबर क्या होता है 2, बट ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको इंटू करो इसमें तो वो 2 आ जाए। 1.5 में कुछ इंटू करने से 2 आएगा क्या, 1 को इंटू करूंगा तो 1.5 ही आएगा, तो मिनिमम 2 तो इंटू करना ही पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा ये 3। अब इसके साथ करोगे तो इन दोनों के साथ 9 साथ ही नहीं होगा क्या, तो वही 2 इन दोनों के साथ भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो अब जो आपको लास्ट नंबर्स दिख रहे हैं, यही इसी नंबर्स को आप अपने एलिमेंट के सिंबल के राइट हैंड साइड बॉटम में लिख दो। दैट इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट भी है और होल नंबर भी है। Na2H2O3 क्या पता, कोई भी कंपाउंड हो सकता है।
ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना उसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हो सकता है नंबर ज्यादा भी हो। स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एलिमेंट का सिंबल लिखे, जो परसेंटेज गिवन था उसी को मास में कन्वर्ट कर दिया हमने, और फिर उसके मोलर मास से डिवाइड करके उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही है, इस स्टेप तक, सिंपलेस्ट रेशियो तक। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी है, सारे रेशियोज जो आ रहे हैं वो होल नंबर्स में है, तो हमको लास्ट स्टेप नहीं करना पड़ेगा, वरना लास्ट स्टेप कोई टफ थोड़ी ना है। आप नंबर मल्टीप्लाई करो जिससे वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मीनिंग नहीं है। 1.5 इंटू 1 तो 1.5 ही आएगा ना, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो हाँ 2 से हो जा रहा है वो कन्वर्ट 3 पे, तो उसी चीज को बाकी दोनों में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? पेज नंबर 16 निकालना, एनसीईआरटी रखे पेज नंबर 16। चलो नहीं रखे तो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। हो गया ये डन? यहां थोड़ी मेहनत है बस, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में, वो भी ज्यादा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा। हाँ हाँ, नहीं दिया रहेगा तो कुछ हिंट देगा जिससे आप 100% कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ऐसा लिखा है, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन 30% है, ऑक्सीजन 40% है ना, बस इतना ही दिया है, पर एक हिंट आगे दे दिया क्या, कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना कार्बन के तो हो नहीं सकता, तो जो बचा हुआ 30% है वो क्या है, कार्बन। इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तो आपको 100 माइनस करके, दोनों को ऐड करके 100 माइनस कर दो तो रिमेनिंग थर्ड वाले का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखना। अ कंपाउंड कंटेन्स, अ कंपाउंड कंटेन्स, a compound contains 4.07 percentage hydrogen, 4.07 percentage hydrogen, comma 24.27% carbon, 24.27% carbon and 71.65% chlorine, 71.65% क्लोरीन। 100 आ रहा है लगभग, ऐसी उनके सामने के नंबर्स ही ऐड कर लो ना। 71 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 95, और 4 99, लगभग 99.99 कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। इट्स मोलर मास इज, इट्स मोलर मास इज, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, 98.96 ग्राम। What are its empirical and molecular formula? What are its empirical and molecular formula? What are its empirical and molecular formula? ठीक है, क्वेश्चन में आपको मैं ना एटॉमिक मासेस दे रहा हूं तीनों के, ये वाला पार्ट, ये वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पे ना उसने पॉइंट्स में यूज किया। देखो हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या पढ़े हैं, 1, बट एक्चुअली में वो होता है 1.008। हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं, बट एक्चुअली में वो 1.008 होता है। ठीक है, तो आप लोग भी लिख लो इसको, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखना 1.008,
ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है ना इसमें, ऑक्सीजन है कि क्या है, कार्बन है सॉरी, तो कार्बन का लिखेगा 12.01, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 12 ले लेते हैं। एंड तीसरा क्या है, क्लोरीन 35.453। ठीक है, ये मासेस लेकर के सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों चीजें निकालनी है, क्या क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ऐसे ही निकालोगे जैसे भी अपन ने किया, उसके बाद जो अपन ने रिलेशन पढ़ा ना पीछे, ये वाला, इससे आप पहले एन निकालोगे। एन कैसे आएगा, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 98.96। मोलर मास मतलब क्या होता है, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और ये आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। आपको अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा तो ऐड करके आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी पता चल जाएगा, और फिर दोनों को डिवाइड करके एन का वैल्यू आ जाएगा, और उसी एन को आप अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा जिनको समझ में नहीं आया, पर पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालो, यही स्टेप्स करके सारे जल्दी करो। यहां भी 3 एलिमेंट है, ऐसी टेबल बना लो।
हम्म, ये कोई एक आध आया नो नंबर ऑफ मोल्स किसी का भी? इसका पहला वाला, ये वाला 24.27 डिवाइड बाई 12.01। अच्छा कितना आएगा? 2 पॉइंट कैसे आएगा? 4.07 को 1.0008 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 4.04। ओके, बाकी दोनों, बाकी दोनों 2 पॉइंट समथिंग आएगा। टू पॉइंट 2.02 और ये भी लगभग उतना ही आएगा। 2.021, 2.021, ठीक है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है इसमें? सिंपलेस्ट रेशियो। उसके लिए सबसे छोटे नंबर से तीनों को डिवाइड करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 1। इसमें लास्ट स्टेप नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये पहले से होल नंबर्स है ना, 1 and 2 आर होल नंबर्स। तो यही हो गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, CH2O। समझे क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। CH2O इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका मास निकाले, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना? 14, सॉरी 12.02, सॉरी 01 प्लस 2 इंटू 1.008 प्लस, अरे ओ लिख, ओ नहीं सीएल है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो कब से वो लिखा है वहां पर, सीएल है ना। एंड 1 इंटू 35.453, कितना आ रहा है ऐड करके? 40s में आएगा, 48, 47, 48 कुछ आएगा, देखो तो। फोर्टी नाइन आ रहा है, 49 पॉइंट कितना? 49.479, 48 लिख दूं राउंड ऑफ करके। चलो, ये क्यों निकाले अपन? क्योंकि एन निकालना है ना। हमारा एक पार्ट तो हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकल गया है। हम ये जो काम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए कर रहे हैं। एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको क्वेश्चन में दिया है 98.96 डिवाइड बाय 49.48। ये एग्जैक्टली 2 नहीं दिख रहा आपको? 49 का डबल 98 होता है एंड 48 का डबल 96 होता है, तो कितना हो जाएगा ये? 2। तो वही बताएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट विल बी C2H4Cl2। समझे क्या? तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, पहले से ही पका पकाया फॉर्मूला नहीं देगा आपको, तो आप तो ऐसे ही डिवाइड करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दोगे ना। समझे क्या? हाँ ठीक।
इसके जैसा ना एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन उसको ट्राई करना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.3, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.3, मैं आपको एक काम करूंगा, एनसीईआरटी का ना आज पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिनके पास अभी बुक नहीं है ना, तो एनसीईआरटी का पीडीएफ शेयर करूंगा मैं आप लोग को, उस पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा ना। तो ये आपका 1.3 है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको ट्राई करना, ठीक है। ठीक, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।